हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का जो पहलू होता है हैबिटेट प्रोटेक्शन का, तो इसके अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसमें एक प्रोविजन जो सेंचुरी का घोषित करने का है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब दूसरे प्रोविजन पे हम आते हैं, वो है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 के तहत घोषित किया जाता है, और उसके संबंधित जो प्रावधान है वो सभी सेक्शन 35 में अंकित है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये नेशनल पार्क क्या होते हैं। साधारण बोलचाल में तो हम जो पार्क बोलते हैं बाग बगीचों को जहाँ सैर सपाटे होते हैं, लेकिन ये वो वाला पार्क नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के तहत परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार वे क्षेत्र जो सेक्शन 35 या 38 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं, या सेक्शन 66 के सब सेक्शन 3 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हो या राष्ट्रीय उद्यान माने गए हो, वे क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान सेक्शन 35, 38 और 66 के सब सेक्शन 3 के तहत घोषित किए गए क्षेत्र होते हैं। अब ये क्षेत्र घोषित कैसे किए जाते हैं, ये इसके लिए हमें इस एक्ट का सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 को पढ़ना पड़ता है। संक्षिप्त रूप में वे क्षेत्र जो वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्रसार, उनके डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजिकल, जूलॉजिकल, जूमॉर्फोलॉजिकल, फॉनल और फ्लोरल महत्व के क्षेत्र है, उनको सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय को नोटिफाई किया जाता है। नेशनल पार्क को घोषित करने के इंटेंशन को नोटिफाइड किया जाता है सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में। अब ये क्षेत्र जो नोटिफाइड होते हैं, ये सेक्शन 35 के सब सेक्शन 2 के अनुसार इनकी सीमाओं का विवरण उस नोटिफिकेशन में दिया होता है कि इस सीमा के अंदर जो क्षेत्र है उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने का आशय स्टेट गवर्नमेंट रखती है, इंटेंशन रखती है। जब ये नेशनल पार्क घोषित करने का इंटेंशन नोटिफाइड हो जाता है, तब फिर इसके बाद में वही प्रक्रिया चलती है जो अभयारण्यों के संबंध में चलती है कि वहां रहने वालों के भूमि पर अधिकार और अन्य अधिकारों की अवाप्ति करके उनके अधिकारों को समाप्त करना। तो नोटिफाइड किए जाने वाले जो क्षेत्र में जितने भी निवासी रहते हैं, जितने भी निवासी होते हैं या आसपास के निवासी जिनका वहां उस क्षेत्र में कोई अधिकार है, तो उनके दावों का अनुसंधान किया जाता है। वो उनके द्वारा पेश किए गए दावों का निर्धारण किया जाता है,
एसर्टेन किया जाता है कि हाँ ये इनके दावे सही है, और उनका निस्तारण किया जाता है। तो ये कार्रवाई धारा 19 से 26A तक में जो प्रावधान है, वे प्रावधान नेशनल पार्क के संबंध में भी लागू होंगे, लेकिन केवल सेक्शन 24 का सबसेक्शन 2 का खंड ग, यानी 24(2)(ग) का प्रावधान नेशनल पार्क के संबंध में लागू नहीं होता है। अब ये 24(2)(ग) क्या है? इस सेक्शन में ये होता है कि जब एक बार लोगों के राइट्स एसर्टेन हो जाते हैं, तब वो जो कलेक्टर होता है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परामर्श करके और जो आवश्यक समझे उन लोगों के अधिकारों को वह एक कायम रह सकता है। लेकिन नेशनल पार्क के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं होता है, यानी कि सब तरह के अधिकारों की अवाप्ति होती है। किसी भी तरह का अधिकार उस क्षेत्र में कायम नहीं रखा जा सकता। तो ये नेशनल पार्क और सेंचुरी में एक है बड़ा अंतर है कि सेंचुरी के अंदर कतिपय अधिकारों को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कंसल्ट करके एज इट इज रखे जा सकते हैं, कायम रखे जा सकते हैं, वो उनको समाप्त नहीं किए जा सकते। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं है। यहाँ सभी प्रकार के अधिकारों का एक्विजिशन और उनका निस्तारण करना जरूरी होता है। जब सब प्रकार के दावों का निस्तारण हो जाता है और लोगों के भूमि और भूमि के संबंधित अधिकारों का भी निस्तारण हो जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, वे अधिकार राज्य सरकार में निहित कर दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद में उस क्षेत्र को धारा 35 की उपधारा 4 के तहत अंतिम रूप से नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। धारा 35 की उपधारा 1 के अंदर राज्य सरकार केवल पर्टिकुलर क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करने का इंटेंशन जारी करते हैं, लेकिन धारा 35 की उपधारा 4 के तहत उस क्षेत्र को अंतिम रूप से नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। अब सेंचुरी और नेशनल पार्क में दूसरा एक अंतर है कि जब सेंचुरी को घोषित करने का इंटेंशन जब नोटिफाइड हो जाता है सेक्शन 18 के अंदर, तो उसमें इंटेंशन का नोटिफिकेशन जारी होते ही इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 27 से 33 क तक की धाराओं के प्रावधान लागू हो जाते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ये लागू नहीं होते हैं। नेशनल पार्क के फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही वहाँ निषेध जो गतिविधियां हैं, जैसे सेंचुरी में प्रवेश का है या हैबिटेट एक्सटेंशन का है, वो सारी फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही लागू होते हैं। जबकि अभयारण्य के मामले में उसका इंटेंशन घोषित करते ही सेक्शन 27 से 33 का तक के प्रावधान लागू हो जाते हैं। ये नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर दूसरा बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद सेक्शन 35 के सब सेक्शन 5 के अनुसार जो घोषित किया गया नेशनल पार्क का क्षेत्र है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन राज्य सरकार केवल राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश से ही कर सकती है, बाकी उनकी सीमाओं के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। अब यह है कि घोषित किए गए नेशनल पार्क में क्या क्या चीजें निषेध है, वो सेक्शन 35 के सब सेक्शन 6 में अंकित किए गए हैं कि भाई नेशनल पार्क क्षेत्र में ये गतिविधियां बिना सक्षम अधिकारी के नहीं की जा सकती है। तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञा पत्र के अधीन और उनके अनुसार ही किसी राष्ट्रीय उद्यान में वनोत्पाद सहित किसी वन्य जीव को नष्ट करेगा अथवा उसका शोषण करेगा या उसको हटाएगा, यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से ही नेशनल पार्क के क्षेत्र में फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वाइल्ड लाइफ को हटाना हो, नष्ट करना हो, उसका उपयोग करना हो तो ही करेगा।
बिना अनुमति के वो कोई नहीं कर सकता है। अथवा किसी भी कार्य द्वारा किसी वन्य प्राणी के आवास को नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या अपवर्तन करेगा, या राष्ट्रीय उद्यान में अथवा उसके बाहर जल प्रवाह का अपवर्तन, रोधन अथवा वृद्धि करेगा, तो ये सारी चीजें परमिशन से ही की जा सकती है। और ऐसा अनुज्ञा पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार का राष्ट्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो जाए कि राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों का हटाया जाना, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर या बाहर की ओर जल प्रवाह के परिवर्तन किया जाना, उसमें रहने वाले वन्य जीवों के सुधार, बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ऐसा अनुज्ञा पत्र देने के लिए प्राधिकृत नहीं कर सकती है। ये भी अनुज्ञा पत्र तभी दिया जा सकता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तभी उसके लिए एम्पावर्ड होता है कि जब वह राष्ट्रीय बोर्ड से सलाह करके कि भाई ऐसा किया जाना, वह वन्य जीव को हटाया जाना, या नेशनल पार्क में कोई पानी का फ्लो जा रहा है तो उसको रोकना, या उसको फ्लो को बढ़ाना या डाइवर्ट करना, जो भी है वो तभी किया जा सकता है कि जब वह वन्य जीव प्रबंधन के लिए जरूरी है। अन्यथा ऐसी अनुज्ञा पत्र वो नहीं जारी कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 35 के सब सेक्शन 7 में। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी पशुधन जो वाहन यान के रूप में उपयोग की जाए के अतिरिक्त किसी भी पशु के चरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसमें किसी पशुधन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो नेशनल पार्क में यदि कोई पशु चलित वाहन जा रहा है लीगली, तो उस पशु चलित वाहन के पशु के अलावा किसी भी पशु की ग्रेजिंग वहां नहीं की जा सकती है और न ही पशुओं को वहां प्रवेश किया जा सकता है। तो तीसरा सेंचुरी और नेशनल पार्क में यह सबसे बड़ा अंतर है कि सेंचुरी के अंदर तो ग्रेजिंग कंट्रोल की जा सकती है, ग्रेजिंग को बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में तो ग्रेजिंग बंद ही है, वो उसमें किसी प्रकार की अनुमति या आदेश नहीं दिया जा सकता। ये तीसरा नेशनल पार्क और सेंचुरी में सबसे बड़ा अंतर है। धारा 35(8) क्या कहती है? धारा 27 और 28 और धारा 30 से 32, धारा 33 क के खंड क, ख, ग और धारा 34 के प्रावधान राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं, जैसे ये सेंचुरी में लागू होते हैं। अब इसके अंदर एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, चाहे वह अभयारण्य में हो या न हो, जहां अधिकारों को निर्वापित कर दिया गया है और भूमि किसी विधि के अधीन या अन्य राज्य सरकार में निहित कर दी गई है, उसके द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया जा सकेगा और धारा 19 से 26 तक के अधीन कार्रवाइयों तथा इस धारा की उपधारा 3 और 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे। यदि कोई राजकीय भूमि पर ही नेशनल पार्क घोषित किया गया जा रहा है या जो सेंचुरी है जिसमें लोगों के अधिकारों की अवाप्ति कर ली गई है पहले से ही, तो ऐसे क्षेत्रों में फिर ये ऐसे क्षेत्रों को सीधे ही धारा 35(4) के तहत नेशनल पार्क अधिसूचित कर जाता है। फिर इसके लिए वो धारा 19 से 26 तक की जो दावों की प्राप्ति, सुनवाई, दावों के निदान, दावों के निस्तारण करने की जो प्रोसेस है ना, वो नहीं करनी पड़ती है क्योंकि पहले से ही ये कार्रवाई हो चुकी है, तो डायरेक्ट होती है। इसलिए यदि कोई सेंचुरी पहले से घोषित है और सेंचुरी के अंदर धारा 19 से 26 तक की सारी कार्रवाइयां पूर्ण की जा चुकी है, तो उस सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित किया जाना चाहिए।
यदि सेंचुरी में धारा 19 से 26 तक की कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है और दावों का निस्तारण नहीं किए गए, लोगों के अधिकारों की अवाप्ति नहीं की गई, ऐसी स्थिति में उसको नेशनल पार्क घोषित करने से कोई प्रयोजन हल नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित क्यों किया जाए। वैसे तो सेंचुरी और नेशनल पार्क में एक जैसी भूमि को ही मॉडिफाइड किया जाता है, एक जैसे ही प्रतिबंध होते हैं। केवल नेशनल पार्क में ग्रेजिंग बिल्कुल बंद होती है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी किसी व्यक्ति के अधिकार को कायम रखने के लिए नहीं कह सकते हैं। इन दो प्रावधान थोड़े कड़े हैं। इसके अलावा जो सजा का प्रावधान, जो कार्य निषेध किए गए हैं, ये वही है जो सेंचुरी में होते हैं और जो नेशनल पार्क में होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मेरा ये चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें जिन मित्रों ने नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइबर किया है वे अपने दूसरे मित्रों को भी इसके लिए प्रेरणा दे, ताकि मेरे वीडियो कुछ उनके काम आ सके और नए वीडियो समय समय पर मिल सके। धन्यवाद।